हेलो स्टूडेंट, आज फिर से वीडियो क्लास में हाजिर हुए हैं। क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्षेत्र। ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर करने आपको आना चाहिए। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है क्या, उसको पहले आप देख लीजिए। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य या घटती हुई आवृत्ति के आधार पर जो व्यवस्था है, जो रखा गया है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आपके बोर्ड में जो सारणी दिया हुआ है, आप गौर से देखिए इसमें कि देखिए सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमने गामा किरणों को रखा है, जिसका वेवलेंथ का जो रेंज है वो 10 के घात -12 सेंटीमीटर से 10 के घात -10 सेंटीमीटर तक है। और इसका जो आवृत्ति है 3 × 10 के घात 18 हर्ट्ज से 3 × 10 के घात 20 हर्ट्ज तक हो सकता है। जो रेंज के अनुसार अनुमानित है, ये एका दो डिजिट आगे पीछे हो सकते हैं। अलग अलग पुस्तकों में आप देखेंगे ये रेंज को अलग अलग भी दे रखा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 10 के घात -12 सेंटीमीटर से 10 के घात -10 सेंटीमीटर। और लास्ट जब आते हैं आप रेडियो तरंगों में, तो यहाँ पर देखिए 100 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक इसका वेवलेंथ दिया है। मतलब आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेवलेंथ बढ़ने का आशय है, अगर मैं डायग्राम के रूप में दिखाऊं, चलिए वो उस हेडिंग को मैं डिलीट कर देता हूं ताकि कुछ हम लिख सकें बोर्ड के ऊपर। आप टॉपिक को जान ही चुके हैं कि हमारा जो टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एवं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र है। तो देखिएगा कि वेवलेंथ बड़ा होने या कम होने का आशय क्या है, थोड़ा सा समझने का आप कोशिश कीजिएगा। तो गौर से देखिएगा कि अगर मैं बोलूं तुलनात्मक रूप से, एक मैं डायग्राम बनाऊं कि गामा किरण का जो वेवलेंथ है 10 के घात -12 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको ऐसे इसके वेवलेंथ को दिखाता हूं, है ना, तो इसके वेव को जो 100 सेंटीमीटर है वो 100 सेंटीमीटर है, तो काफ़ी लंबा ऐसे करके दिखाया जाएगा। मतलब वेवलेंथ बढ़ता हुआ वेवलेंथ है। तो हम यही बोल रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें या विकिरणों को जब उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है या घटती हुई आवृत्ति के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैक्सिमम जो आवृत्ति है 3 × 10 के घात 20 से आपका सीधे 3 × 10 के घात 10 तक जाता है। मतलब आवृत्ति क्या हो रहा है, घट रहा है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब इस आधार पर रखा जाता है तो इसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोला जाता है। अब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में देखिए क्या क्या शामिल हैं। आपके जो सारणी सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो आप बड़े आसानी से देख पा रहे हैं। उसमें है गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनिक किरणें अर्थात यूवी रे, दृश्य प्रकाश और रक्त लाल, इंफ्रारेड, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे हैं। इनमें सब में कुछ न कुछ अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग भिन्नता है। तो उन तरंगों को भिन्नता के आधार पर जब वर्गीकृत किया जाता है तो इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम क्षेत्र बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्षेत्र। अर्थात गामा किरणों का जो स्पेक्ट्रम क्षेत्र है कुछ अलग है, जो एक्स किरणों से विभिन्नता दर्शाती है। एक्स किरणों का जो रेंज है अलग है, जो पराबैंगनिक किरणों से भिन्नता दर्शाती है। बॉर्डर लाइन पर वो मिलते जरूर हैं, लेकिन इनमें भिन्नता के कारण अलग अलग इनके स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। इस वजह से इनको आप कहते हैं स्पेक्ट्रम क्षेत्र। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम क्षेत्र हो गए अलग अलग गामा किरणों के, एक्स किरणों के, पराबैंगनिक किरणों के, दृश्य प्रकाश के और रक्त लाल और सूक्ष्म तरंगों के और रेडियो तरंगों के। आप अगर देखेंगे, अगर पढ़ेंगे तो सूर्य के प्रकाश में लगभग सभी तरंगें अवेलेबल है, जिसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में है और कुछ अत्यंत कम मात्रा में हैं। ठीक है, इनका जो उत्पादन का स्रोत है तो गामा किरणें, देखिए गामा किरणों का जो उत्पादन है, गामा किरणों का रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं या नाभिकीय क्षय है, और सूर्य में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से ये उत्पन्न होती है। कौन, गामा किरणें। एक्स किरणों का बात करेंगे तो एक्स किरणें जो है दो प्रकार से उत्पन्न होती है। जो पहला है कि मतलब तेज गति से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, अचानक से रोक दिया जा रहा है। जैसे कि जब कैथोड किरणें हम पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि जब कैथोड किरणें किसी भारी धातु से टकराती है, कोई हैवी मेटल से टकराती है, तो वहाँ से एक्स रे उत्पन्न करती है। तो अचानक से उसकी गति को रुकने से वहाँ से जो नया ऊर्जा किरणें उत्पन्न होंगी उसी को क्या बोलते हैं, एक्स किरणें। किस किरणें से, कैथोड किरणें को टकराने से। जिसमें हम उदाहरण के रूप में एक धातु का नाम लिए थे जिसको हम टंगस्टन बोले थे, कि जब कैथोड किरण टंगस्टन जैसे हेवी मेटल से टकराती है तो एक नई ऊर्जा किरण उत्पन्न करती है जिसको एक्स रे कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक्स किरणें हैं। और दूसरा उसका उत्पन्न होने का कारण क्या है कि वो आंतरिक
है ना। आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप जानते हैं कि किसी परमाणु का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो हैं कोष में रहते हैं, एनर्जी के आधार पर इलेक्ट्रॉन पहले कोष में, दूसरे कोष में, तीसरे कोष में ऐसे रहते हैं। तो आंतरिक इलेक्ट्रॉनों में जब संक्रमण होता है, ठीक है, उत्तेजना होता है, तो जब संक्रमण होता है तो उससे जो उत्पन्न होता है वो एक्स किरणें हैं। तो यहाँ पास आप देखेंगे कि इनका स्पेक्ट्रम भी वैसा ही प्राप्त होता है जैसे यहाँ मोसा-बोर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इनकी उत्पत्ति का स्रोत अलग अलग है, इनका जो किसी धातु या क्रिस्टल के प्रति बिहेवियर है जो अलग है। जैसे कि मान लीजिए कि कोबाल्ट 57 का जब क्षय होता है तो ये आपका जो है आयरन 57 में बदलता है। वहाँ से जब गामा किरणों को क्रिस्टल से जब निकाला जाता है और जब किसी फोटोग्राफी प्लेट पर उसका इमेज लिया जाता है तो वहाँ से प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम को ही मोसा-बोर स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि इसको मोसा-बोर ने खोजा था। एक्स किरणों के बारे में वैसा ही है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इसका जो आणविक स्पेक्ट्रम का प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कहने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण होता है। यह इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण आंतरिक कक्षों में होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि बुक में कोर ऑर्बिटल स्पेक्ट्रम भी इसके लिए नाम उपयोग किया जाता है। तो गामा किरणों का उपयोग जो है कैंसर चिकित्सा में किया जाता है और एक्स किरणों का उपयोग जो है चिकित्सीय क्षेत्र में किया जाता है। एक्स किरणों का आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी हड्डियां टूट जाती है या कुछ शरीर का आंतरिक प्रॉब्लम है जिससे डॉक्टर एक्सरे फिल्म लेता है तो वहाँ पर एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रा वायलेट रेज, इसका जो वेवलेंथ है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 380 गुणे 10⁻⁷ सेंटीमीटर है और इसका फ्रीक्वेंसी जो है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है और ये जो है कीटनाशक लैंप के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट, जिसमें 7 रंगों को हम अपन शामिल करते हैं, तो ये 380 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 780 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक इसका वेवलेंथ होता है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पास आप देख रहे हैं 3 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3 × 10⁻15 हर्ट्ज तक होता है। इससे प्राप्त होने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का जो है एक और कॉमन नाम है जिसको संयोजी स्पेक्ट्रम बोला जाता है। संयोजी स्पेक्ट्रम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के उत्तेजना से ये स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसमें पराबैंगनी से आप कीटनाशक लैंप में और विभिन्न रंगों का प्रदर्शन में, है ना, दृश्य प्रकाश की वजह से हम किसी वस्तु का होने का बोध होता है, मतलब देखने का बोध होता है। जो आप देखते हैं पराबैंगनी किरण जो है यूवी रे, वो जनरली हम तो पहले ही बता चुके हैं कि लगभग सभी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होती है। इसमें बहुत कम मात्रा में रेडियो तरंगे और कुछ अन्य तरंगे कम मात्रा में रहती हैं। तो जो एक्स किरणें हैं जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों का उत्पादन का जो स्रोत है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से, जो हम बोल रहे थे, क्योंकि इनको संयोजी स्पेक्ट्रम इससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से ये मतलब पराबैंगनी रे उत्पन्न होता है, यूवी रे उत्पन्न होता है, मरकरी वेपर लैंप से भी उत्पन्न होता है और विद्युत आर्क से भी पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद दृश्य प्रकाश है। तो दृश्य प्रकाश को तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सूर्य तो सबसे बड़ा स्रोत है ही है ना। ऐसे स्रोत का बात करेंगे तो सभी का स्रोत सूर्य है, ठीक है, लेकिन दृश्य प्रकाश आप भली भांति अवगत हैं। कक्षा 6 से क्या आप प्राइमरी स्कूल से ही प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके बौद्धिक क्षमता के अनुसार हर स्तर पर इसका कुछ न कुछ कंटेंट दिया रहता है स्कूलों में। उसके बाद जो है दृश्य प्रकाश तो सूर्य, बल्ब, एलईडी, अग्नि, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है औरक्त लाल इंफ्रारेड, जिसका वेवलेंथ है 10⁻⁻2 सेंटीमीटर से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर तक और जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3 × 10⁻12 हर्ट्ज से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। इससे कंपन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए औरक्त लाल का उपयोग किया जाता है। औरक्त लाल मतलब इंफ्रारेड का जो उत्पादन का स्रोत है वो है हीटर है और मानव शरीर भी है और उसके अलावा पृथ्वी है। गर्म धातु के टुकड़े से जो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्राप्त हो रही हैं वो इंफ्रारेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कंपन स्पेक्ट्रम है क्या कि जैसे कोई अणु जो है XYZ अक्ष के लंबवत है और वो अपने ही केंद्र के मतलब
अणु जो है, अणु को परमाणु बनाए हैं तो एक उनका एक केंद्र है, तो केंद्र के परितों उनका घूर्णन होता है, घूर्णन करें कंपन होता है, तो उस कंपन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसी वजह से इसके जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको अपन कंपन स्पेक्ट्रम करते हैं, जो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होता है। उसके बाद है सूक्ष्म तरंगे, जिसका वेवलेंथ आप देख पा रहे हैं 1 सेंटीमीटर से 10⁻² सेंटीमीटर तक है, जिसका फ्रीक्वेंसी 3×10⁻10 हर्ट्ज से 3×10⁻12 हर्ट्ज है। और ये अणुओं के घूर्णन से स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, मतलब घूर्णन से जो ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है या इमिशन होती है, उसी से क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी हायर सेकेंडरी में स्पेक्ट्रोस्कोपी सिलेबस में नहीं है, जब आप कॉलेज में जाएंगे, महाविद्यालय में जाएंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को और डिटेल से और अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तभी फिलहाल आपके सिलेबस के आधार पर इतना ही बताया जा रहा है। तो अणुओं के घूर्णन से, रोटेशन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करती हैं, और उस से घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो कुकिंग क्षेत्र में, रडार में, संचार में उपयोगी है। और जो हमारा लास्ट है वो रेडियो तरंगे हैं, जिसका उत्पादन, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन का देखिए, जो उत्पादन करता है, जो स्रोत है तरंग, माइक्रोवेव ओवन है, और अणुओं के विशेष दोलन, जिसको हम रोटेशन वगैरह कह रहे हैं, घूर्णन से कह रहे हैं, है ना। तो विद्युत परिपथ में विशेष दोलनों से ये उत्पन्न होता है। रेडियो तरंग का जो स्रोत है वो है, आप देखेंगे मोबाइल टावर, टीवी टावर लगे हुए हैं, रेडियो स्टेशन लगे हुए हैं, उनसे इसको उत्पादन किया जाता है, जिसका वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3×10⁻6 हर्ट्ज से 3×10⁻10 हर्ट्ज तक है। ठीक है, और ये जो है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम करता है, मतलब जब रेडियो तरंगे किसी भी अणु के नाभिक पर जब आपतित होती हैं, आके पड़ती हैं, तो उनके ऊर्जा लेवल में विभक्त कर देती हैं, तो वहाँ से जो स्प्लिट स्पेक्ट्रम जो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होता है, तो उसको नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अनुनाद के बारे में आप जाने हैं। फिर हमारा वही पॉइंट है कि जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे तो ये सब NMR वगैरह को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसका उपयोग आप देख पा रहे हैं रेडियो, टीवी, संकेत एवं संप्रेषण एवं प्रसार में होता है। तो जब इसके बाद आप जब अपना टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का सारणी अवेलेबल है, जिसको आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को याद रख सकते हैं। आप क्लास 12th में जाएंगे तो जो आपका चैप्टर है लाइट का, है ना, तो जब किरण प्रकाशिकी में जाएंगे प्रिज्म वाले चैप्टर में, तो वहाँ पास आपको जो है तरंगदैर्घ्य के बारे में, वेवलेंथ और स्पेक्ट्रम के बारे में एक चर्चा होगा वहाँ, जिसमें सिर्फ दृश्य प्रकाश की बात होगी, है ना। वहाँ भी वो सातों रंगों की स्प्लिट होने को, मतलब दृश्य रंग के सातों रंगों की स्प्लिट होने की घटना को बताया जाएगा, है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में फिर स्पेक्ट्रम को उसको बोला जाएगा। लेकिन स्पेक्ट्रम का मूल स्वरूप जो है ये है कि विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनके बढ़ते हुए वेवलेंथ या घटती हुई आवृत्ति के आधार पर व्यवस्थित करने को ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। जब इसका आपका फंडा क्लियर हो जाता है तो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं उसको बड़ी आसानी से आप बना पाते हैं। तो एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं ताकि हम मैथमेटिकल जो आपका प्रैक्टिस है वो होता रहे। ठीक है, तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए